सोमल का मूड बहुत सख्त ऑफ था। अमान शराजी के लिए उसकी नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जिस शख्स ने हर जगह उसके नाम के इश्तहार लगवा दिए थे। हवेली में भी इस वक्त अजीब सा माहौल कायम था। सब लोग ही अपनी अपनी जगह परेशान थे। वो खान जिनकी दहशत से उनका पूरा इलाका काम जाता था, उन्हें एक शख्स ने आगे लगा लिया था। सोमल अंदर की घुटन से तंग आकर बाहर निकल आई थी। उसकी मुलाजमा बानो भी उसके साथ ही थी। उसे कभी भी अकेला छोड़ने की इजाज़त नहीं थी किसी के पास भी। हवेली के पिछले हिस्से में बहुत ही खूबसूरत बाग बनाया गया था, जहाँ खूबसूरत फूलों के साथ साथ फलों के दरख्त भी लगाए गए थे। सोमल को ये बहुत ज़्यादा पसंद था। वह जब भी उदास या गुस्सा होती थी तो यहाँ आ जाती थी। उसे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था। इस वक्त भी वो बानों को बाग की एंट्रेंस पे खड़ा करते खुद आगे बढ़ आई थी। फूलों की महक अपनी सांसों में उतारते वो झुकी खड़ी थी। जब उसे एहसास हुआ था कि शायद वहाँ उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। फूलों को छोड़कर उसने चारों जानिब देखा था, मगर बेलों से ढके फूलों और दरख्तों के बीच उसे कोई और दिखाई नहीं दिया था। वैसे भी इस बाग में माली के सिवा किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी, तो फिर भला कैसे कोई आ सकता था। सोमल उसे अपना वहम समझती सर झटक गई थी। तुम्हारे फूलों से ज़्यादा मेरे फूल की महक है। सोमल स्याह गुलाब की अधखुली हाथ में थामे झुककर खुशबू सूंघ रही थी, जब उसे अपने कान के करीब गमगीन बारी सरगोशी नुमा आवाज़ सुनाई दी थी। सोमल खौफ के मारे लम्हे भर को साकत हुई थी, मगर अगले लम्हे वो झटके से सीधी होते पलटी थी। खौफ के मारे उसके हाथ से फूल की कली टूटकर ज़मीन बोस हो चुकी थी, मगर उसे देखने पर अपने पीछे कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया था। वो सारी जगह खाली पड़ी थी। बानो, बानो, सोमल वहीं खड़ी खड़ी ज़ोर से चिल्लाई थी। जी जी बीबी जी, क्या हुआ, आप ठीक हैं? बानो उसके यूं चिल्लाने पर हवास बाख्ता से भागती हुई उसके करीब आई थी। ये यहाँ कोई था अभी? गार्ड्स को बुलाओ जल्दी। सोमल खान अफरीदी से बोलना महाल हुआ था। किसी अनजान खौफ से उसे अपना चेहरा जर्द पड़ता महसूस हुआ था। बीबी जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। बानो ने फ़ौरन गार्ड्स को बुलवाया था। सोमल को थामकर एक जानिब खड़ी कुर्सी पर बिठाते बानो ने उसे पानी पिलाया था। उनकी बिगड़ी हुई नखरीली सी बीबी की ये हालत उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अमान शहराजी के नाम से ही खानों की ये हालत होते देख अब तो मुलाजमीन समेत गाँव का हर फर्द अमान शहराजी को देखने की ख्वाहिशमंद थे। सोमल का दिल बहुत बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। गार्ड्स ने बाग का एक हिस्सा छान मारा था, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। सोमल गुड़िया, यहाँ कोई भी नहीं है और ना किसी की इतनी हिम्मत है कि बगैर इजाज़त इस हवेली में कदम रख सके। आप परेशान मत हो, रिलैक्स करो, वरना इतनी टेंशन लेकर तो आपने बीमार पड़ जाना है। जुनैद खान अफरीदी भी वहाँ आ चुका था और अब अपने लाडली बहन की हालत देख उसे प्यार से पुचकारता अपने हसार में लिए हवेली की जानिब बढ़ रहा था। मगर सोमल को अब भी यही महसूस हो रहा था कि जैसे वो किसी की निगाहों के हिसार में है। कोई है जो अब भी उसे घूर रहा है। सोमल ने चारों जानिब निगाहें दौड़ाई थी, मगर तमाम गार्ड्स निगाहें झुकाए अपने काम में मसरूफ़ थे। कोई उसकी जानिब नहीं देख रहा था और ना ही उन्हें सोमल खान अफरीदी की जानिब निगाह उठाकर देखने की इजाज़त थी। अब्बास खान अफरीदी के 5 बेटे और 1 बेटी थी। अब्बास खान ने अपनी पहली शादी अपने वालिदैन की रजामंदी से शाहीन बेगम से की थी, मगर वो उनके पहले बेटे की पैदाइश पर ही उन्हें छोड़कर रुखसत हो गई थी। उनका सबसे बड़ा बेटा यसावल खान अफरीदी था, जिसकी कभी भी अपने बाप से नहीं बन पाई थी। अब्बास अफरीदी ने शाहीन बेगम के वफ़ात के बाद दूसरी शादी नाहिद बेगम से की थी, जो एक बहुत ही सुलझी हुई अच्छी खातून थी। उनकी जानिब से अब्बास अफरीदी के 4 बेटे थे और बेटी सोमल थी। जुनैद, अदनान, फैसल और सोमल और सबसे छोटा हम्माद। वो सभी हवेली में रहते थे सवाई यसावल खान अफरीदी के। यसावल अलग मिजाज का इंसान था। उसे हवेली और वहाँ के मज़ारों के साथ होता सलूक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहता था कि हर इंसान को उसके हिस्से की आज़ादी दी जाए। अब्बास खान अफरीदी के बाद इस गद्दी का जानशीन वो था, मगर इसने साफ इनकार कर दिया था। वो ऐसा कोई ओहदा पाना ही नहीं चाहता था जो उसके असूलों के ख़िलाफ़ हो। अब्बास खान अफरीदी की ज़िद करने पर उसने उन्हें साफ बोल दिया था, न अगर उसे ये गद्दी सौंपी गई तो वो सब पर अपने उसूल और रवायात लागू करेगा। जो बात अब्बास खान अफरीदी को किसी तौर गवारा नहीं थे। उनकी यसावल से हमेशा किसी न किसी बात पर अनबन चलती रहती थी। यसावल खान अफरीदी किसी से दबने या किसी के कहने में आने वाला नहीं था। वो शुरू से एक बागी इंसान था, जिसकी वजह से उसकी कभी अपने ख़ानदान वालों से नहीं बन पाई थी। उसके सब छोटे बहन भाई उसकी बहुत इज़्ज़त और उससे बेपनाह मोहब्बत
کرتے تھے۔ ناہید بیگم نے بھی ہمیشہ اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا تھا۔ وہ سب یہی چاہتے تھے کہ یہ ساول ان کے ساتھ رہے، مگر یہ ساول خان افریدی اپنے باپ کے قائم کردہ فرسودہ نظام کے سخت خلاف تھا۔ یہ ساول کی منگنی اپنی چچا زاد کزن سے ہو رکھی تھی بچپن میں، جس سے شادی کرنے سے یہ ساول نے صاف صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ فائقہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جس کے بعد یہ ساول اور عباس افریدی کے بیچ مسائل زیادہ بڑھ گئے تھے اور یہ ساول نے حویلی جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس نے ابروڈ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد شہر میں اپنی الگ دنیا بسا لی تھی۔ اس نے اپنے بابا سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا، خود اپنے دن رات کی محنت سے اپنا بزنس کھڑا کیا تھا، مگر وہاں بھی وہ زیادہ وقت خوش نہیں رہ پایا تھا۔ جس لڑکی کی خاطر وہ اپنے باپ تک سے لڑ گیا تھا، اس لڑکی نے اسے اس کے برے وقت میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ ساول نے اپنی ذہانت اور محنت سے اپنی کمپنی کو سب سے ٹاپ پر پہنچا دیا تھا۔ اس وقت سب لوگ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، ہر جگہ اس کے نام کا دم بھرا جاتا تھا، مگر اچانک نہ جانے اسے کس کی نظر لگی تھی کہ مارکیٹ میں اس کے شیئرز گرنے لگے تھے۔ اس کی کمپنی ٹاپ 3 سے ٹاپ 10 میں آ گئی تھی۔ ان دنوں جب وہ شدید ڈپریشن میں تھا تو اسے سہارا دینے کے بجائے اس کی بہترین دوست اور اس کی محبت فائقہ نے اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کی ایٹیچیوڈ اور اس کی نہ جانے کون کون سی باتوں کو اس کی برائیاں پیش کرتے اس سے اپنی منگنی توڑ دی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ یہ ساول خان افریدی کے ساتھ رہنا آسان نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ہاسٹلز میں رہا تھا، بہت کم وقت اس نے فیملی کے ساتھ حویلی میں گزارا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت میں بہت سارے خلا رہ گئے تھے۔ وہ اپنی مرضی کے آگے کسی کی نہیں سنتا تھا، اپنے سے جڑے رشتوں پر ٹھونس جمانا اور انہیں اپنے مطابق چلانے کی عادت تھی۔ اس کے مطابق جو وہ کہتا تھا وہی ٹھیک تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ دوسرے ہمیشہ اس کی ہی سنیں اور مانیں بھی۔ وہ بہت بوسی نیچر کا مالک تھا، انسان تھا جو ہر شے کو اپنے مطابق چلانا چاہتا تھا، جس کے لیے کسی کے آگے بھی جھکنا ناممکن ترین بات تھی۔ وہ ٹوٹ سکتا تھا مگر جھکنا نہیں سیکھا تھا یہ ساول خان افریدی نے۔ ضد، انا، غرور، گھمنڈ اور بے حسی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس شخص کے ساتھ رہنا بہت مشکل کام تھا، یہ بات یہ ساول خان افریدی بھی جانتا تھا، مگر فائقہ اس کے بارے میں یہ سب جانتے ہوئے ہی اس کے قریب آئی تھی۔ اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی فائقہ نے خود ہی کیا تھا، مگر پھر اس کا اچانک یوں چھوڑ کر چلے جانا، اور وہ بھی اتنے بڑے برے وقت میں، جاتے جاتے فائقہ اس کی کمپنی کا مزید نقصان کر گئی تھی۔ وہ اس کی کمپنی کے عنقریب ملنے والے اہم پروجیکٹ ہتھیا چکی تھی۔ یہ ساول کی محنت کو چوری کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی تھی، جس کے بعد یہ ساول کی کمپنی کا بالکل ہی دیوالیہ نکل گیا تھا۔ اس نے فائقہ پر اندھا اعتماد کیا تھا، کیونکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی اسے اس طرح دھوکہ دے گی، مگر اسی لڑکی نے اسے منہ کے بل گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابھی بھی فائقہ کا یہی کہنا تھا کہ وہ یہ ساول سے بہت محبت کرتی ہے، وہ صرف اسے احساس دلانے کے لیے اسے چھوڑ کر آئی ہے، تاکہ اس کی جانب سے ملنے والے اس جھٹکے کے بعد یہ ساول خان افریدی ہوش میں آ کر خود کو ٹھیک کر سکے۔ اس کی یہ لاجک ساما کے تھرو یہ ساول تک پہنچ چکی تھی، جس پہ وہ زخمی انداز میں ہنس دیا تھا۔ بتا دینا اسے کہ یہ ساول خان افریدی کے پاس اب تم کبھی لوٹ کر نہیں آنے والی، کیونکہ وہ ایک بہت غریب انسان بن چکا ہے۔ اس کے پاس اب کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اور فائقہ احمد مجھ جیسے غریب انسان کے پاس کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ اسے کہو اپنی یہ محبت کسی اور پر قربان کر دے، مجھے ایسی کنوینس اور مطلب کی محبت نہیں چاہیے۔ ساول کا یہ جواب سن کر اسامہ بہت خوش ہوا تھا۔ اس کے دوست نے اپنی زندگی میں کوئی تو ٹھیک فیصلہ لیا تھا، مگر یہ ساول جس طرح خود کو برباد کر رہا تھا، وہ بات اس کے دوستوں کے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف کا باعث تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ ساول گرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور دنیا کے سامنے ایک بار پھر سے یہ ساول خان افریدی بن کر جگمگائے، مگر یہ ساول خان افریدی نے آج تک کبھی کسی کی سنی تھی جو ان کی سنتا؟ ان کی ساری بری عادتوں میں سے ایک یہ عادت سب سے زیادہ بری تھی کہ وہ کسی کی سنتا نہیں تھا۔ اس سے کوئی بھی بات منوانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ میرے پروردگار میری مدد فرما، مجھ غریب انسان کے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میری عزت کو ان ظالموں سے محفوظ فرما، مجھ میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اپنا کوئی فرشتہ ہی بھیج دے میری مدد کو۔ اللہ تو کبھی اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، میری مدد فرما میرے رب۔ بس سفید داڑھی اور جھکے کندھوں والا ضعیف انسان اس عمر میں بے بسی سے گڑ گڑاتا وہاں موجود تمام افراد کی آنکھوں میں آنسو بھر گیا تھا۔ آج اس شخص جس کا نام جمیل تھا، اس کی بیٹی نورین کی شادی تھی، جس کے لیے وہ اپنی ہڈیوں کا ایندھن بنانے جانے کب سے تیاری کر رہا تھا، مگر کچھ دن پہلے پانی بھرنے جاتے اس کی بیٹی پر بلوچ خاندان کے سب سے چھوٹے چشم و چراغ شیراز بلوچ کی نظر پڑ گئی تھی، جو اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت سے کھلواڑ کر چکا تھا، مگر اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت بھی اس کی بری نظر اس لڑکی پر پڑ چکی تھی۔ اس نے اس کے باپ کو اپنی حویلی بلا کر اس کی شادی توڑنے کا حکم دیا تھا۔ وہ باقی لڑکیوں کی طرح اسے بھی صرف اپنے لیے رکھنا
चाहता था। एक बाप के लिए अपने कानों से अपनी बेटी के लिए ये अल्फाज सुनना बहुत ही अजियतनाक अमल था। जमील वहाँ से तो खामोशी से निकल आया था। एक दिन बाद उसकी बेटी की शादी थी। वो अब अपने बर्बादी पर मातम करता अपने रब को मदद के लिए पुकार रहा था। उसके इर्द गिर्द खड़े उसके रिश्तेदार और उसी जैसी बेबस माँ बाप भीगी आंखों के साथ उसे देख रहे थे। जब आप लोगों दूसरों के डराने पर यूं ही डरकर हार मान लोगे तो अगला ऐसे ही आपका खून पी जाएगा। वो लोग इतने ताकतवर है नहीं जितना तुम लोगों ने उनसे डर डर कर खुद को बना लिया है। अचानक वहाँ एक गंभीर भारी दिलकश मर्दाना लहजा सुनाई दिया था। सब लोगों ने झटके से पलटकर उस इंसान की जानिब देखा था जो इस वक्त सफ़ेद लिबास में खड़ा स्याह शाल अपने गिर लपेटे चेहरे को नकाब से ढके हुए था। कौन हो तुम? इन सब लोगों ने आज से पहले इस शख्स को अपने बीच कभी नहीं देखा था। वो लंबा चौड़ा कसरती मजबूत वजूद का मालिक शख्स उन्हें अपने इलाके का नहीं लगा था। अपना खैर ख्वाह ही समझो मुझे, और इस तरह रोने धोने के बजाय अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करो। कल उसकी बारात ज़रूर आएगी और उसकी शादी भी होगी। मेरे होते हुए को तुम लोगों का ज़रा सा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस शख्स की बात सुनते हुए सब गांव वाले हैरत ज़्यादा से एक दूसरे की जानिब देखने लगे थे। आप आप अमान शहराजी हैं? उनमें से एक शख्स खुशी से कामते लहजे में बोला था, जिसके साथ ही बाकी तमाम लोग शौक में घिर गए थे। वही उन्हीं लोगों के बीच छुपा हवेली वालों का मखबर इतनी बड़ी खबर पर जल्दी से वहां से निकला था। जब बाज की नज़र रखने वाले अमान शराजी ने बगैर एक सेकंड की भी देर किए उसे इतने सारे लोगों के बीच से भागते शख्स के पैर पर निशाना दागा था, जो हमेशा की तरह एकदम परफेक्ट था। अमान शराजी का निशाना चूक जाए ये भला कैसे मुमकिन था? सब लोग घबरा कर इधर उधर दौड़े थे जब सबके बीच वही मकबर अपना पैर पकड़े बिलबिलाता हुआ दिखाई दिया था। अमान अपनी गन वापस पॉकेट में रखता चलता हुआ उसके पास जा बैठा था। जिनके बीच रहते हो उन्हीं से गद्दारी कर रहे हो। उस शख्स की बेटी की जगह अपनी बेटी को रखकर ज़रूर सोचना एक बार। अगर तुम्हें मंजूर है कि तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो तो मेरे आदमी इस बात की मुखबरी करने की खातिर खुद तुम्हें उठाकर तुम्हारे उन हवेली वालों के पास लेकर जाएंगे। कभी कभी अमान शराजी के अल्फाज ही अगले इंसान के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी होते थे, जैसे इस वक्त हुआ था। अपनी बेटी के नाम पर उस शख्स का सर बिल्कुल झुक गया था। आप लोग तैयारी करें, उन हवेली वालों का कोई करिंदा यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, ये वादा है मेरा। अमान शराजी अपना हुक्म जारी करता वहाँ से निकल गया था, जबकि वहाँ मौजूद तमाम अफराद मशकूर निगाहों से उसे देख रहे थे। उनके रब ने उनकी दुआएं सुन ली थी। उनकी मदद के लिए अमान शराजी के रूप में अपना फरिश्ता भेज दिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वाकई मेरे साथ कोठे पर आने को मान गए हो। आफ्ताब के सावल के साथ गाड़ी में बैठे अपनी हैरत को पोशीदा नहीं रख पाया था। तुम जो समझ रहे हो, मैं उस मकसद के लिए वहाँ नहीं जा रहा। मुझे खुद को सुकून पहुँचाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं सिर्फ आमना खाला की खातिर जा रहा हूँ वहाँ। ये सावल की बात पर आफ्ताब ने मुड़कर उसे घूरा था। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आफ्ताब की हैरान निगाहें सख्ती से होंठ नीचे बैठे ये सावल खान अफरीदी पर थी। बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। गाड़ी मुकर्ररा जगह पर रोकते ये सावल खान अफरीदी चेहरे पर मास्क लगाते गाड़ी से उतर आया था। वो नहीं चाहता था कि उसके यहाँ होने पर उसके खिलाफ कोई नया स्कैंडल बन जाए। वैसे ही आजकल वो खबरों में सुर्खियों में था। वो दोनों एक साथ उस रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाते कोठे के अंदर कदम रखा था, जहाँ से आती मौसीकी की आवाज़ से पता चल रहा था कि रात की महफिल का आगाज़ हो चुका है। रात के 12 बजे का टाइम था। इस वक्त कोठे की रंगीनियाँ अरूज पर होती थी। हसीना बाई को पहले से पता चल चुका था कि आज उनके कोठे पर बहुत बड़ी हस्ती आने वाली है, इसलिए वो उसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर ही पाई गई थी। उसके मकसद से अनजान वो उसे खुशामदीद कहती हुए उसके आगे बिछी जा रही थी। ये सावल ने वहाँ मौजूद औरतों के हुलियत देख नहायत ही नागवारी से निगाहें फेर ली थी। उन दोनों को अंदर लाया गया था, जहाँ पहले ही बहुत सारी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत शराब और शबाब के नशे में धुत पहले से मौजूद थे। ये सावल खान अफरीदी के लिए वहाँ एक सेकंड भी रुकना मुहाल हुआ था। रक्स करती तवाइफें रक्स करने के दौरान कभी किसी के करीब जा गिरती थी तो कभी किसी के। ये सावल को अपनी जानिब मतवज्जा ना होता देख उनमें से एक ने ये सावल के करीब आना चाहा था, मगर ये सावल ने हाथ उठाकर उसे अपने करीब आने से रोक दिया था। आफ्ताब भी वहाँ आकर पछता रहा था। उसने शुगल में ये सावल को बोला था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था ये सावल ऐसी जगह पर कभी नहीं आएगा, मगर अब वो खुद यहाँ आकर पछता रहा था। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये सावल उसे वहीं बैठने का कहता खुद हसीना बाई को इशारा करता वहाँ से उठ गया था। आफ्ताब होंठ बना अपने दोस्त की हरकत मुलाहिजा कर रहा था, जो वैसे ही उल्टे खोपड़े का मालिक था, और यहाँ आकर वो क्या करने वाला था आफ्ताब की समझ से बाहर हो चुका था।
جی خان صاحب، آپ آج پہلی بار ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں، آپ کی خوشی کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ حسینہ بائی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھے دل برائی سے بولی تھی۔ سامنے بیٹھے وجیہ انسان کا وہ اپنا مستقل کا حق بنانا چاہتی تھی، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے وہ اپنے گاہک کے بارے میں سب پتہ کروا لیتی تھی۔ اسے اچھے سے اندازہ تھا کہ یہ ساول خان افریدی جدی پشتی رئیس تھا، اس سے انہیں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا تھا۔ تو کرو خوش۔ یہ ساول نے اشارہ دیا تھا۔ وہ اس کے کوٹھے کی سب لڑکیوں کو دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ بقول اپنی خالہ کے اسے یہاں کی سب سے زیادہ معصوم اور خوبصورت لڑکی کو ڈھونڈنا تھا۔ یہ ساول خان افریدی آج پہلی بار اپنی مرضی کے خلاف جا کر کوئی کام کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے سجی سوری 10 سے زائد لڑکیاں پیش کر دی گئی تھیں، جو ایک سے بڑھ کر ایک ادا دکھانے میں ماہر تھیں۔ یہ ساول کو ان میں سے کوئی ایک بھی معصوم تو کہیں سے نہیں لگی تھی، نہ ہی وہ ساری نشانیاں کسی میں نظر آئی تھیں جو اس کی پیاری خالہ جان نے بتائی تھیں۔ کیا ہوا خان سائیں، آپ کو کوئی لڑکی پسند نہیں آئی؟ حسینہ بائی اس کے تاثرات دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی۔ یہ ساول کے نفی میں سر ہلانے پر اس نے تمام لڑکیوں کو وہاں سے بھیج دیا تھا۔ میں پہلی بار آیا ہوں یہاں، مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو بالکل انچھوئی ہو، جس میں معصومیت ہو اور جسے حاصل کرنے میں بھی مزہ آئے۔ یہ ساول خود بھی نہیں جانتا کہ وہ کیسے یہ الفاظ ادا کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر حسینہ بائی کے دماغ میں میرال کا خیال آیا تھا، مگر اس کی طبیعت کا خیال آتے ہی وہ شش و پنج میں پڑ گئی تھی۔ میں آپ کو اس کی منہ مانگی قیمت دوں گا، یہ ساول نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ دوبارہ کہا۔ اس کے بعد سنتے ہی حسینہ بائی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ اسے بھلا اور چاہیے ہی کیا تھا؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بہت ہی فریش پیس آیا خان صاحب، بالکل آپ کی خواہش کے عین مطابق، مگر اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا جواب دوں، مگر اب آپ کو انکار بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ جاؤ جا کر میرال کو تیار کرو۔ حسینہ بائی نے اپنے قریب کھڑی ملازمہ کو اپنی طرف سے آخری جملہ بہت دھیمی آواز میں بولا تھا، مگر وہ یہ ساول خان افریدی کی سماعتوں سے محفوظ نہیں رہ پایا تھا۔ میرال نام سن کر اسے تسلی ہوئی تھی کہ وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آپ فکر مت کریں، میں آپ کے باقی گاہکوں کی طرح نہیں ہوں، یہ ساول نے انہیں اپنے مہذب ہونے کا یقین دلایا تھا، جب کچھ ہی دیر بعد اسے اس لڑکی تک کے جانے کا پیغام آ گیا تھا۔ حسینہ بائی خود اسے اس لڑکی کے کمرے کے سامنے چھوڑ کر آئی تھیں۔ روم میں داخل ہوتے ہی ساول کے کانوں میں دبی دبی سسکیوں کی آواز گونجی تھی۔ وہ روم کو لاک کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں یا نہیں، مگر پھر بھی اسے پوری احتیاط برتنی تھی۔ اسے پھولوں سے سجا بیڈ بالکل خالی پڑا نظر آیا تھا۔ روم میں بھی اسے کہیں بھی وہ لڑکی دکھائی نہیں دی تھی، مگر سسکیوں کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی یہیں کہیں ہے۔ یہ ساول آواز کا تعین کرتا آگے بڑھا تھا، جب اسے بیڈ کے دوسری جانب وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بڑے فینسی دوپٹے میں سکڑی سمٹی سی بیٹھی نظر آئی تھی۔ اس نے خود کو پوری طرح اس دوپٹے میں چھپا رکھا تھا۔ دور سے ہی دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ وہ رونے کے ساتھ ساتھ کس بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ یہ ساول کے بھاری قدموں کی چاپ جیسے جیسے اسے اپنے قریب آتی محسوس ہو رہی تھی، اس کی سانسیں مدھم ہو رہی تھیں۔ اٹھو یہاں سے، اوپر بیٹھو۔ یہ ساول کے سرد سپاٹ غصے میں ڈوبی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس انجان لڑکے کی خاطر وہ ایسی جگہ پہ خوار ہو رہا تھا جہاں وہ مر کر آنا بھی پسند نہ کرتا، اس لیے اس لڑکی کو سامنے دیکھتے ہی یہ ساول کا غصہ اودھ آیا تھا۔ مگر میرال اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوئی تھی، وہ ویسے ہی سسکتی رہی تھی۔ جب یہ ساول نے جھک کر اسے بازو سے دبوچ کر اوپر اٹھایا تھا، تکلیف کے مارے میرال کے ہونٹوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ ایک دم اس کے مقابل آ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی گھونگھٹ پڑا تھا۔ پلیز میرے قریب مت آنا، مجھے چھونا مت۔ میرال کی دھیمی مترنم آواز یہ ساول کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اتنی پیاری آواز لمحے بھر کو یہ ساول خان افریدی کو ساکت سا کر گئی تھی۔ مجھے ایسا کوئی شوق ہے بھی نہیں محترمہ، اپنا چہرہ دکھاؤ، مجھے صرف تمہارا چہرہ دیکھنا ہے۔ یہ ساول خود ابھی بھی ماسک لگائے ہوئے تھا، مگر وہ میرال کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا تاکہ کنفرم کر سکے کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ نہیں، خدا کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے چھونا مت، تمہیں تمہارے رب کا واسطہ۔ میرال خوف کے زیر اثر مقابل کی کیفیت سمجھے بغیر اپنے بچاؤ کے لیے اس کے آگے ہاتھ جوڑے فریاد کر رہی تھی، جو سنتے ہی یہ ساول کا دماغ گھوم چکا تھا۔ واٹ دی ہیل، یہ لڑکی معصوم نہیں پاگل ہے؟ یہ ساول اب مزید نرمی سے پیش آنے کے بجائے اپنے سامنے جڑی اس کی گداز ہتھیلیوں کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑتے اس کے چہرے سے گھونگھٹ الٹ گیا تھا۔ مگر اگلا منظر اس ساول خان افریدی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ آنسوں سے دھلا دھلا میٹھے میٹھے میک اپ کے نشان سجا اس کا معصومیت بھرا حسین چہرہ اس ساول خان افریدی کو مسمرائز سا کر گیا تھا۔ اس کی غلافی آنکھوں پہ سجی گھنیری پلکیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ کٹاؤ دار گلابی پنکھڑیاں دھیرے دھیرے لرز
रही थी, जबकि फूले गालों पे सजा स्याह तिल ये सावल की निगाहों को उलझा रहा था। थोड़े के खम के ऐन बीच में जगमगाता स्याह तिल उसके हुस्न को चार चांद लगा रहा था। ये सावल को अपनी निगाहों का जाविया बदलने में बहुत मुश्किल पेश आई थी। उसे होश तो तब आया था जब मिराल ने उसकी गिरफ्त से अपने हाथों को आज़ाद करवाने की कोशिश की थी। ये सावल एकदम होश में आया था। मिराल की लाल पट्टी रंगत देखकर उसे एहसास हुआ था कि उसने कितनी सख्ती से उसके हाथों को जकड़ रखा है। ये सावल ने फ़ौरन अपनी गिरफ्त ख़त्म की थी। अस्तग़फिरुल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? अपनी पेशानी मसलता उस लड़की के आगे से रुख मोड़कर खड़ा हो गया था। मैं यहाँ किसी गलत मकसद से नहीं आया, बल्कि तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये सावल के रुख मोड़ने और अब उन अल्फाज पर मिराल ने हैरत भरी निगाहों से सर उठाकर उसकी चौड़ी पुश्त को घूरा था। क्या वो सच कह रहा था? मगर उसने तो उस शख्स को देखा तक नहीं था, जानना तो दूर की बात। फिर ये अजनबी शख्स उसकी मदद करने क्यों आया था? डॉक्टर आमना ने भेजा है मुझे। वो बिना उसकी जानिब देखे ही उसकी कन्फ्यूज़न समझता वजाहत देते बोला था, जिस पर मिराल की आंखें एक बार फिर से नमकीन पानियों से भर गई थीं। तो इसका मतलब वो गलत थी। उस दुनिया में अब भी नेक इंसान मौजूद थे जो अपने रब की रज़ा की खातिर उसके बंदों की मदद करना जानते थे। मिराल का दिल अपने रब के हुजूर सजदा बसजूद हुआ था, जिसने उसकी पुकार सुन ली थी, उसकी पाक दामनी पर दाग नहीं लगने दिया था। क्या नाम है तुम्हारा? ये सावल ने उसकी खामोशी पर अगला सवाल किया था। मिराल आलम। मिराल की वही दिल फरेब आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। ये सावल खान अफरीदी रुख मोड़े खड़ा उस साहिरा की जानिब देखने से गुरेज़ां था। यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये सावल के उस सवाल पर मिराल ने खौफज़दा निगाहों से उस शख्स की चौड़ी पुश्त को देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके सच का यकीन करेगा भी या नहीं। कहीं वो उसे झूठा बोलकर यहीं पर ही ना छोड़ जाए। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। मैं अपने चचा की फैमिली के साथ रहती थी। मेरी चची बहुत जुल्म करती थी मुझ पर, और कुछ दिन पहले लालच में आकर उन लोगों के सामने 20 लाख में बेच दिया उन्होंने मुझे। कुछ सच्ची कुछ झूठी कहानी सुनाते मिराल अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई थी। अगर यहाँ से निकलना चाहती हो तो जो मैं कहूँगा वो मानना पड़ेगा। ये सावल ने पलटते उसकी जानिब देखा था, जो सर पर वापस से दुपट्टा लिए चेहरा झुकाए खड़ी थी। मुझे यहाँ से निकाल दें प्लीज़, मैं हर बात मानूंगी। मिराल की इस आदतमंदी पर यह सावल के होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट उभरती वापस से मादूम हो चुकी थी। यहीं रहना और कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना, मैं अभी आ रहा हूँ। वह लंबे लंबे डग पड़ता वहाँ से निकल गया था। मिराल सांस रोके उसे जाते देख रही थी। उसने दिल ही दिल में उस मेहरबान अजनबी के जल्दी लौटने की दुआ मांगी थी। खान साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हसीना बाई ये सावल की बात सुनते शौक हुई थी, जो उनकी सोने की चिड़िया को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था। क्यों नहीं हो सकता? ये सावल सोफे पर टांग चढ़ाए शाहाना अंदाज में बैठे बोला था। आपको अगर वो लड़की इतनी पसंद आ गई है तो आप जब चाहे यहाँ आकर उसके साथ वक्त गुजार सकते हैं। एक दो रातों के लिए उसे अपने साथ भी लेकर जा सकते हैं, मगर हमेशा हमेशा के लिए हम उसे आपके हवाले नहीं कर सकते। हसीना बाई मीठे लहजे में बोलती उसे साफ इनकार कर गई थी। मैं इस लड़की पर किसी और की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मुझे गारंटी दे सकती हो कि इस कोठे में रहते हुए इसके करीब कोई और मर्द नहीं आएगा, या उस पर किसी मर्द की निगाह नहीं पड़ेगी? इस सवाल की बात पर हसीना बाई लाजवाब हुई थी। जितना तुम इस लड़की से 20 सालों में कमाओगी, उतनी रकम मैं अभी इसी वक्त तुम्हें देने को तैयार हूँ। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा। अब तुम्हें उस लड़की को मेरे हवाले करना होगा। ये सावल की बात पर हसीना बाई की आंखें खुल गई थीं, जबकि ये सावल के बुलाने पर अंदर का दबकता आफ्ताब अपनी जगह से हिल गया था। ये क्या बोल रहे हो तुम? आफ्ताब ने बोलना चाहा था, मगर ये सावल ने उसे इशारे से खामोश करवा दिया था। ठीक है खान साई, मुझे आपकी बात मंजूर है, मगर आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। हसीना बाई के लिए ये बहुत फ़ायदे का सौदा था। वो भला कैसे इनकार करते? 20 लाख के बदले उसे करोड़ों की मलकियत मिलने वाली थी, मगर वो भी एक ज़माना शनास बहुत की चालाक औरत थी। इतनी आसानी से भला कैसे मान जाती? बोलो। ये सावल के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो औरत क्या बोलने वाली है। जब आपको वो लड़की इतनी ही पसंद आ गई है और आप उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहते हैं, तो आपको उसे यहाँ से निकाह करके ही ले जाना होगा। निकाह के बगैर आप उसे नहीं ले जा सकते। हसीना बाई ने बहुत ही होशियारी से अपना दाव खेला था, जो जानती थी कि ये सावल खान अफरीदी की नाक बहुत ऊंची थी। वो एक कोठे पर मौजूद लड़की से निकाह कभी नहीं कर सकता था। उस लड़की को यहाँ से ले जाने का जो भी मकसद था, वो हसीना बाई के सामने आने वाला था। उसकी कही जाने वाली बात पर सावल ने झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा था। ये बात उसके लिए इंतहाई गैर मुतवक्का थी। उसने ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं था। वो तो बस उस लड़की को यहाँ से आज़ादी दिलवाना चाहता था। तुम पागल हो चुके हो ये सावल।
क्यों इन तवाइफों के चक्कर में पड़ रहे हो? आफ्ताब सावल के करीब होकर सरगोशियाना अंदाज में बोला था। वो लड़की तवाइफ नहीं है, तुम खामोश बैठो। सावल को मिराल का तवाइफ कहा जाना बहुत बुरा लगा था। क्या हुआ खान साहब, आप खामोश क्यों हो गए हैं? कोठे पर मौजूद औरतों को तवाइफ या रखेल ही बनाया जा सकता है। उन्हें बीवी का दर्जा देना बहुत बड़े ज़र्फ की बात है। हसीना बाई ने सोच में डूबे ये सावल का मजाक उड़ाया था, जो इस सोच में नहीं किसी और ख्याल में डूबा हुआ था। उसे इस निकाह से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, मगर उसे सिर्फ उस लड़की का ख्याल था। मगर इस वक्त उस लड़की के लिए यहाँ से निकलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। मैं तैयार हूँ इस निकाह के लिए। मैं अभी इसी वक्त मौलवी साहब और अपने गवाहों को बुला रहा हूँ। हमारा निकाह अभी और इसी वक्त होगा। मैं आज ही उस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊँगा। ये सावल ने मजबूत लहजे में जो फैसला सुनाया था, वो वहाँ मौजूद तमाम अफराद को बेयकीनी में गौताजन कर गया था। अभी चंद सेकंड पहले वो जिस लड़की से मिला था, अभी उसी के अपनाने की बात कर रहा था। ये सावल, आफ्ताब ने उसका कंधा हिलाते उसे होश में लाने की कोशिश की थी। उसामा को कॉल करके बुलाओ, उसे कहना मौलवी साहब को साथ हमज़ा को भी लेता आए, बाकियों को मैं खुद कॉल करता हूँ। ये सावल ने आफ्ताब को अपने सबसे करीबी दोस्त उसामा और अपने सबसे छोटे भाई जो तालीम के घर से वही शहर में ही रहता था उन्हें बुलाने को कहा था। उसे वही होंठ पना छोड़ता वहाँ से उठ गया था। उसने अपने वकील को कॉल करके उस प्रॉपर्टी के पेपर्स लाने को कहे थे जो उसने मिराल के बदले हसीना बाई के नाम करने थे। किसी की इज्जत बचाने के लिए ये सौदा उसे घाटे का नहीं लगा था। उस लड़की में ऐसे कौन से सुर्खाब के पड़ लगे हुए हैं जो तुम उसके पीछे यूं दीवाने हुए पड़े हो? आफ्ताब सबको कॉल करने के बाद वहाँ एक जानिब खड़े होकर अपने पसंदीदा सिगरेट से लुत्फानंदोज़ होते ये सावल खान अफरीदी के पास आया था, जो हमेशा ऐसे ही फैसले करता आया था और आज बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुका था, मगर आज तक किसी की सुनने या मानने की कोशिश नहीं की थी उसने। ये सावल खान अफरीदी किसी का भी दीवाना नहीं हो सकता है, तुम ये बात अच्छे से जानते हो। ये सावल ने जले हुए सिगरेट को ज़मीन पर फेंकते उसकी राख को मसर डाला था। तो फिर अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला इतने जज्बाती होकर क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो तुमने अपने कितने बड़ी मालियत के फ़्लैट उस तवाइफ के नाम किए हैं, वो भी सिर्फ एक तवाइफ को ख़रीदने के लिए। आफ्ताब अब शदीद गुस्से में आ चुका था। वो इस घड़ी को कोस रहा था जब उसने ये सावल को यहाँ आने का मशवरा दिया था, ये जानते हुए भी कि उसका दोस्त कितनी उल्टी खोपड़े का है। वो खड़े खड़े कोई भी फैसला कर देता था। शट अप आफ्ताब, वो लड़की तवाइफ नहीं है और ना ही मैं उसे ख़रीद रहा हूँ। अब दोबारा ऐसी कोई भी बकवास की तो यहीं से किसी को पकड़कर तुम्हारा निकाह भी पढ़वा दूंगा उससे। ये सावन ने कड़े तेवरों के साथ उसे बहुत ख़तरनाक धमकी दी थी, जिसे सुनते ही आफ्ताब उसे बस घूर कर रह गया था। आफ्ताब ने जो खबर उसामा और हमज़ा को दी थी, वो दोनों जिस हाल में थे वैसे ही वहाँ दौड़े चले आए थे। ये सावल के बुलाए गए बाकी दोस्त भी वहाँ पहुँच गए थे। तुम जो भी कर रहे हो क्या अपने पूरे होशो हवास में कर रहे हो? उसामा ने उसके मुकाबलाते संजीदगी से पूछा था। यसावल ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। उसे तुम अपनी बीवी बनाकर उससे निकाह कर रहे हो, जो कि एक जीती जागती इंसान है, तुम्हारी पसंदीदा कार नहीं, जिसे तुम एक दिन इस्तेमाल करके फेंक दो। तुम अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला कर रहे हो। उस लड़की के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है। जब तुम्हारे ख़ानदान वालों के फ़ायका को कबूल नहीं किया तो उस लड़की को कैसे कबूल करेंगे जिसका कोई अता पता ही नहीं है, जिसके नाम से ज़्यादा तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। चंद सेकंड में तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत तो हो नहीं सकती, फिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना बड़ा फ़ैसला कर रहे हो? उसामा जानता था कि वो एक बार जो फ़ैसला कर ले उसे पीछे कभी नहीं हटेगा, मगर फिर भी अपने दोस्त के भले के लिए वो एक कोशिश ज़रूर करना चाहता था। उसामा की बात पर सावल ने होंठ सख्ती से भींच लिए थे। उसकी कनपटी की रग बाहर को उभर आई थी। मैं खुद भी नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा दिल मुझे ऐसा करने को बोल रहा है। आज तक हमेशा अपने दिमाग की सुनी है, मगर आज दिल के कहे पे अमल कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ वो लड़की मुझसे अपनी सच्चाई के हवाले से झूठ बोल रही है, मगर मेरा दिल फिर भी उसे अपनाने पर बज़िद है। आज तक मेरी ज़िंदगी में पहले कब कुछ अच्छा हुआ है जो अब होगा, इसलिए जो जैसा हो रहा है होने दो। ये सवाल की बात पर उसामा ने गहरी निगाहों से उसकी जानिब देखा था। तुम्हें मोहब्बत तो नहीं हो गई उस लड़की से? लग तो ऐसा रहा है कि तुम पहली निगाह के इश्क में कैद हो चुके हो और अपने नफ़ा नुकसान की परवाह भूल चुके हो। उसामा ने इस्तज़ाइया निगाहों से उसकी लाल होती आंखों को घूरा था। नहीं, ये सावल खान अफरीदी अभी इतना पागल नहीं हुआ। मैं उस लड़की को अपने सामने रखने का इरादा नहीं रखता। ये सावल उसकी बात को रद्द करता अपने दिल की तसल्ली करता वहाँ से हट गया था, मगर उसामा को आज पहली बार ये सावल खान अफरीदी पतला पतला सा लगा था। ये सावल ने आमना बेगम को फ़ोन करके उनसे यही लड़की होने की तस्दीक भी नहीं की थी। वो रोता बसूरता आंसुओं में भीगा चेहरा उसकी निगाहों से हटने को तैयार ही नहीं था।
कुछ ही देर में उस लड़की को ये सावल खान अफरीदी के नाम लगा दिया गया था। आज पहली बार उस कोठे पर आई किसी लड़की का यूं बाइज्जत तरीके से निकाह किया गया था। मीराल का दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। निकाह नामे पर साइन करते कई बार उसका हाथ फिसला था। वो उस शख्स के बारे में कुछ नहीं जानती थी सिवाय इस बात के कि वो उसका मोहसिन था, जिसने उसे अपने निकाह में लेकर उसकी इज्जत को महफूज किया था। यहाँ कोठे में मौजूद लड़कियों को वो देख चुकी थी, जिस हाल में वो रह रही थी। मीराल ने खुद से अहद किया था कि वो इन लड़कियों के लिए ज़रूर कुछ करेगी। उसे हसीना बाई से ही पता चला था कि ये सावल खान अफरीदी ने उसे बहुत भारी रकम के इवज़ ख़रीदा था। हसीना बाई के लफ्ज़ों में वो ख़रीदो फ़रोख्त ही थी, मगर मीराल के दिल में उस शख्स के लिए इज़्ज़त कई गुना बढ़ गई थी, जिसने उसकी इज़्ज़त की खातिर इतनी भारी कीमत अदा की थी। वो अगर सारी उम्र भी काम करके उस शख्स का एहसान उतारने की कोशिश करती तो ना कर पाती, मगर वो इस मेहरबान इंसान को उसके पैसे लौटा कर उसकी ज़िंदगी से निकलने का पूरा इरादा रखती थी। उस शख्स की इतनी अच्छाई के बावजूद भी उसके दिल में कहीं न कहीं एक खदशा सा मौजूद था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में कोई इंसान इतना अच्छा भी हो सकता था। निकाह पढ़ते ही उसने निगाहें उठाकर सामने बैठे उस बेहद वजीहा रोशन पेशानी वाले इंसान को देखा था, जिसे उसकी किस्मत पे लिख दिया गया था, जिसका नाम भी उसने अभी निकाह के दौरान सुना था। उसी लम्हे ये सावल ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। मिराल का दिल जोर से धड़का था। ये सावल की निगाहें बिल्कुल सर्दोसपाट थीं। उसने मिराल की जानिब देखते अगले ही लम्हे अपनी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करते वो हसीना बाई के नाम करती थी। मिराल आलम अब ये सावल खान अफरीदी के नाम हो चुकी है। अब आप लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे किसी भी आदमी को इसके आसपास भी न देखो, वरना अपनी बर्बादी की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसावल ने प्रॉपर्टी के पेपर्स उसको देते कहा था, जिन्हें लालच से चमकती आंखों से के साथ थामते हसीना बाई ने इस बात में सर हिला दिया था। उसामा और बाकी सब खामोशी से खड़े इसावल के अगले कदम के मुंतज़िर थे। जब ये सावल अपनी जगह से उठा था और स्याह शाल में लिपटी मिराल की जानिब बढ़ा था, उसे अपनी जानिब आता देख मिराल भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। इसावल ने 2 कदमों की दूरी पर खड़े होते उसकी जानिब हाथ बढ़ाया था। जब मिराल ने एक नज़र उसकी चौड़ी मजबूत हथेली पर डालते उस पर अपना लरसता कामता हाथ रख दिया था। ये सावल ने उसके गदास हथेली को अपनी गिरफ्त की कैद करता कदम बाहर की जानिब बढ़ा गया था। वो लोग भी उसके पीछे वहाँ से बाहर आ गए थे। शादी मुबारक हो। ये सावल जैसे ही मिराल को गाड़ी में बिठाकर वापस पलटा, बाहर खड़े उसामा, हमजा और आफ्ताब उसे मायने खेज निगाहों से घूरते हुए बोले थे, शट अप। ये सावल ने उनके मजाक उड़ाने पर उन्हें घड़का था। हमने कभी तुम्हें यूँ जेंटलमैन की तरह बिहेव करते कभी नहीं देखा। उसामा ने वजाहत दी थी। मैं अब भी वैसा ये सावल खान अफरीदी हूँ। तुम लोग कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। अब जाओ तुम सब अपने अपने घर, फजर का वक्त हो चुका है। सावल की बात पर वो मज़ीद उसे तंग किए बगैर अपनी अपनी गाड़ियों की जानिब बढ़ गए थे। सावल जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठा, उसकी नज़र अपने साथ फ्रंट सीट पर बैठी लड़की पर पड़ी थी, जो अब उसकी बीवी थी। ये सावल खान अफरीदी के लिए यह एहसास बहुत नया और अजीब सा था, मगर अब उसे कुछ वक्त ये सब बर्दाश्त करना था। ये सावल उसे लिए अपने घर आ गया था। रास्ते में उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी, ना ही मिराल ने अपने चेहरे से शाल का पल्लू हटाया था। वो खुद को वैसे ही थाम पे बैठी रही थी। घर में पहुँच कर ये सावल ने उसे गेस्ट रूम में जाने को कहा था, जिस पर वो खामोशी से उसके बताए गए रास्ते का तयन करते उस आलीशान बंगले के नहायत ही खूबसूरत गेस्ट रूम में आ गई थी। ये सावल ड्राइंग रूम में ही सोफे पे नीम दराज होता आंखों पे बाजू रख गया था। मिराल की तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी। ऊपर से आज से उसने जो जहनी अजियत बर्दाश्त की थी, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। बेड पर सरकते ही कब वो गहरी नींद के आगोश में चली गई थी, उसे पता ही नहीं चला था। आज इतने अरसे बाद वापस से उसे सुकून की नींद आई थी। अरमान शराजी के कहने के मुताबिक गांव वाले उसी के भरोसे जमील की बेटी की शादी में शिरकत करने आन पहुंचे थे। सब लोग मिलकर तैयारियां कर रहे थे। कुछ देर पहले ही वहां बारात पहुंचे थे। उन सब लोगों के दिल अंदर से डरे हुए थे। शराज बलोच का खौफ उनके दिलों में घर किए हुए था। वो नहीं जानते थे कि उन्होंने अमान शराजी पर इतना भरोसा करके ठीक किया था या नहीं। वो अकेला शख्स भला कैसे लड़ सकता था। शराज बलोच तक उस हमले की खबर पहुंच चुकी थी। वो अपने आदमियों के साथ यहाँ आने के लिए निकल चुका है। वहाँ किसी गांव वाले ने आकर ये खबर दी थी, जिसे सुनते ही तमाम लोग खौफ के आलम में अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। आप लोग अपना काम करें, कोई आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। उन सबको घबराता देखकर एक नकाबपोश आदमी ने वहां आते उन्हें तसल्ली दी थी। वो लोग समझ गए थे कि ये अमान शराजी के आदमी हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें एक साथ कई नकाबपोश अफराद जमील के घर के इर्द गिर्द मंडलाते नजर आए थे। मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू कर दिया था। जब उसी लम्हे उन्हें बाहर एक साथ गाड़ियां रुकने की आवाज़ आई थी और कुछ ही देर बाद फायरिंग की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी थीं।
अंदर निकाह पढ़वाया जा चुका था। उनमें से किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। उन सब के दिल खौफ के मारे होल रहे थे। जब कुछ देर बाद उन्हें जो इत्तला मिली थी उसने उन सब के होश उड़ा दिए थे। अमान शराजी ने बलोच ख़ानदान के लाडले चश्मो चिराग को रोकने की कोशिश की थी, मगर उसने रुकने के बजाय अमान शराजी पर हमला कर दिया था, जिसके जवाब में अमान शराजी ने शराज बलोच को उसी के अंदाज में जवाब देते बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया था। बहुत ख़राब हालत में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। गांव वालों के दिल जहां अमान शराजी की इस दलेरी और बहादुरी पर खुशी से झूम रहे थे, वहीं उन्हें अब दोनों ख़ानदानों की जानिब से की जाने वाली जवाबी कार्रवाई का खौफ भी खाए जा रहा था। अमान शराजी के साथ अब वो सब मिलकर क्या सलूक करने वाले थे कोई नहीं जानता था, मगर गांव वाले इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब उनके हक के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई आ चुका था। उनके ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता उन जालिमों का साया हटने वाला था। दोनों ख़ानदानों तक ये खबर पहुँच चुकी थी, जो सुनते ही वो सब लोग शौक में आ चुके थे। ख़वातीन को पूरी बात नहीं बताई गई थी। उन्हें सिर्फ इतना ही बताया गया था कि अमान शराजी ने शराज बलोच पर हमला करके उसे बहुत बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया है। सबके दिलों में अमान शराजी के लिए नफ़रत मज़ीद बढ़ गई थी। अम्मा साईं, बाबा साईं और बाकी सब इस घटिया दरिंदा सिर्फ इंसान को ख़त्म क्यों नहीं करते थे। उसका जो दिल चाह रहा वो करता फिर रहा है। सबसे ज़्यादा गुस्से में इस वक्त सोमल आफरीदी थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतने सारे पावरफुल लोग उस एक इंसान के आगे बेबस क्यों हो रहे थे। खामोशी से उसका हर बार धमकियाँ बर्दाश्त कर रहे थे। अम्मा साई, सोमल ठीक कह रही है। उस इंसान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो सब लोग उससे डर रहे हैं। सोफिया भाभी भी खफगी का इजहार करते बोली थी। अगर वो शख्स आज शराज बलोच पर हमला कर सकता था तो कल वो उनके ख़ानदान के किसी फर्द को भी नुकसान पहुंचा सकता था। अम्मा शरा अमान शराजी वही घायल शेर है जिससे मुकाबला करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला था। उससे जितना कम उलझेंगे हम लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा। नाहिद बेगम अपनी लाडली बेटी की जानिब देखते फिक्रमंदी से बोली थी। जो उस इंसान की मंग थी वो कब उसे उनसे छीन कर ले जाता। इन सब के दिलों को इसी बात का धचका लगा हुआ था। वह सब वहाँ अभी लाउंज में ही जमा थे जब वहाँ रखा फ़ोन बजा था। अनजान नंबर देख सूफिया भाभी आगे हुई थी। अमान शराजी बात कर रहा हूँ, मुझे अपनी मंगेतर से बात करनी है। दूसरी जानब से भारी गमगीर लहजे में जो बात कही गई थी उस पर सोफिया ने फटी फटी आंखों से सोमल की जानिब देखा था। कौन है भाभी? सोमल ने उनकी जर्द पड़ती रंगत देख पूछा था। बाकी सब भी परेशानी के आलम में उसके करीब आए थे। अमान शराजी, सोफिया भाभी के होंठ फड़फड़ाए थे। नाहिद बेगम ने सवालिया निगाहों से उसके कॉल करने की वजह पूछी थी। सोमल से बात करना चाहता है। सोफिया भाभी की बात पर सोमल की आंखें फाड़ कर उनकी जानिब देखा था। ऐसी दीदा दलेरी तो आज तक आबाद बलोच ने भी नहीं दिखाई थी जिससे सब खानदान वालों के सामने उसका रिश्ता तय हुआ था। सोमल नफ़ी में सर हिलाते चंद कदम पीछे हटी थी। भाभी बता दे उस घटिया इंसान को कि सोमल खान अफरीदी ऐसे लोगों पे थूकना भी पसंद नहीं करती। बात करना तो बहुत दूर की बात है। सोमल के नफ़रत में डूबे जुमले दूसरी जानिब मौजूद अमान शराजी के समातों से टकराए थे। वहाँ मौजूद तमाम ख़वातीन ने खौफ के आलम में फ़ोन की जानिब देखा था। अमान शराजी का खौफ उन सब के दिलों में बैठ चुका था सिवाय सोमल अफरीदी के, जो इस वक्त नटट बनी ये अल्फाज अदा कर गई थी। जिसका अंजाम क्या होने वाला था इस बात से वो खुद भी वाकिफ़ नहीं थे। सोमल खान अफरीदी से बोले मुझसे बात कर ले, उसी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि बात तो उसे मुझसे करनी ही पड़ेगी। वो बात फ़ोन पर करे या मेरे वहाँ आने पर आमने सामने, ये उसकी चॉइस होगी। अमान शराजी का वही धौंस भरा अंदाज था जो सुनते ही सोमल को मज़ीद तप चढ़ चुकी थी। बाकी सब साकत से बैठे सुन रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। अमान शराजी की धमकियाँ कोई आम धमकियाँ नहीं होती थी। अगर वो सच में वहाँ आ गया था वो लोग क्या करेंगे। मगर सोमल ने आगे बढ़ते सोफिया के हाथ से फ़ोन लेकर बंद कर दिया था। सोमल, उसकी चची के मुंह से बेख्तियार निकला था। क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि कोई भी शख्स मुझसे बात करने को कहेगा और मैं उससे फ़ोन पर बातें करने लग जाऊंगी? मैं तो चाहती हूँ कि वहाँ आई इस हवेली में और वापस जाने के काबिल ना रहे। सोमल ने मुठ्ठियाँ भींचते कहा था। मगर इस वक्त उनमें से कोई भी सोमल को जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। वो कोई आम इंसान नहीं, अमान शराजी है। उसके सामने बात करने के लिए सोच समझ कर अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सोमल, तुम अभी नहीं समझ रही कि हम उसकी जानिब से इतनी एहतियात क्यों बरत रहे हैं। नाहिद बेगम फिक्रमंदी से बोली थी। आपकी जो भी मजबूरियाँ हैं अम्मा साई, मगर सोमल खान अफरीदी इतनी कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं कि वो किसी के आगे भी इतनी आसानी से खुद को पेश करते या झुक जाए। सोमल खफकी का इजहार करते वहाँ से निकल गई थी।
اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ وہ اپنی حویلی کی شہزادی بن کر رہی تھی جہاں ہمیشہ اس کی مرضی کے مطابق ہر بات کا دھیان رکھا گیا تھا۔ اب اچانک سے وہ کسی کی مرضی کے مطابق بھلا کیسے چل سکتی تھی؟ سومل ڈرائنگ روم سے نکلتی ہال کمرے سے گزر کر اپنے روم میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی جب اسے ہال کمرے کا بڑا سا لکڑی کا دروازہ آج پہلی بار بند نظر آیا تھا۔ سومل حیران ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی اسے وہ دروازہ بھی بند نظر آیا جہاں سے وہ ابھی ہال کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سومل ٹھٹکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ہال کمرہ حویلی کے بالکل وسط میں تھا جس کے ایک جانب مردان خانہ اور دوسری جانب زنان خانہ تھا۔ اس ہال کمرے میں چار جانب سے راستے نکلتے تھے اور چاروں راستوں پر بڑے بڑے لکڑی کے دروازے لگے ہوئے تھے جو چاروں ہی اس وقت بند نظر آئے تھے سومل کو۔ یہ کس نے بند کیے ہیں؟ سومل زیر لب بڑبڑائی اور دوسرے دروازے کی جانب بڑھی تھی مگر ہال کمرے میں گونجتی آواز اس کے قدموں کو اپنی جگہ پر جکڑ گئی تھی۔ میں نے بند کروائے ہیں۔ یہ گھیر بھاری لہجہ سومل جھٹکے سے پلٹی تھی جب سامنے ہی صوفے پر اسے وہ شخص ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے نہایت ہی شاہانہ انداز میں بیٹھا نظر آیا۔ سفید کلف لگے لباس میں ڈارک براؤن شال کو اپنے کندھوں کے گرد لپیٹے وہ اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتا لال آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے انابی سیاہی مائل ایک دوسرے میں پیوست مونچھوں تلے دبے ہوئے تھے۔ سیاہی مائل آنکھوں میں غرور اور ایک عجیب سی اکڑ موجود تھی جو اس کی گردن کو بھی اکڑے ہوئے تھی۔ بالوں کو نفاست سے سج کے وہ اس لمحے وہاں بیٹھا کوئی ریاست کا مغرور شہزادہ لگا تھا جس کی آنکھوں میں اس وقت سامنے کھڑی خان حویلی کے شہزادی کو اپنی قید میں لینے کی خواہش مزید ضد پکڑ گئی تھی۔ سومل اس وقت نیوی بلو کلر کی لانگ شرٹ اور کھلے پائنچوں والے ٹراؤزر میں بالوں کا ڈھیلا ڈھالا جوڑا بنائے دوپٹے کو کندھے پہ ٹکائے ہوئے تھی۔ اس حصے میں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں تھی اس لیے وہ یہاں خواتین کے بیچ پردے کے بغیر رہتی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص یہاں تک آن پہنچے گا۔ وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی مگر اب تک اس کے بارے میں جتنی باتیں بھی سن چکی تھی وہ بنا تعارف کے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ شخص امان شیرازی ہی تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ہماری حویلی میں قدم رکھنے کی؟ سومل مٹھیاں بھیجے بنا اسے ڈرے تیز آواز میں بولی تھی۔ امان شیرازی کی نگاہیں اس پر گڑی ہوئی تھیں۔ آپ کو چوائس دی تھی میں نے، آپ ہی کی خواہش تھی شاید یہ کہ میں یہاں آؤں اور آپ کے خاندان کے مرد مجھے ختم کر دے تو سوچا کیوں نہ اپنی ہونے والی زوجہ محترمہ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی بیٹھا تھا جیسے یہ بات بھول چکا ہو کہ وہ اس وقت کسی ریسٹورنٹ میں نہیں بلکہ اپنی جانی دشمنوں کے گھر میں بیٹھا تھا۔ مگر ایک بات جانتی ہیں آپ کے گھر والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ امان شیرازی سگریٹ سلگاتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ سومل نے اپنی جگہ پر ہی کھڑے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے سگریٹ پینے والے لوگ سخت ناپسند تھے، اسی کی وجہ سے وہ اپنے نہ جانے کتنے ملازمین کو نکلوا چکی تھی نوکری سے۔ اس سامنے موجود شخص میں ہر وہ عادت تھی جو اسے ناپسند تھی۔ میں بہت ہی شرافت سے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا مگر آپ نے مجھے خود یہاں بلوایا ہے۔ امان شیرازی دھواں فضا میں چھوڑتے اس کے قریب پہنچ چکا تھا مگر سومل بنا اسے خوف کھائے اپنی جگہ پر ہی جمی رہی تھی۔ اسی شرافت سے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شدید نفرت کرتی ہوں میں تم سے جس نے میرا نام خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو جس پر میں تھوکنا۔ اس سے پہلے کہ سومل اپنی بات مکمل کر پاتی امان شیرازی نے اس کی کلائی دبوچ کر اس کی کمر پر موڑتے اسے صوفے پہ پھینک دیا تھا اور خود اس کی کلائی ویسے ہی تھامے اس پہ جھکا ہوا تھا۔ سومل کی آنکھوں سے اذیت کے مارے آنسو نکل آئے تھے۔ آج تک اسے کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا تھا اور یہ شخص یوں جاہلوں کی طرح اسے چھو رہا تھا۔ صرف گھٹیا نہیں ہوں، ایک بہت بڑا درندہ بھی ہوں جس کی پہلی شکاری ہے سومل خان افریدی۔ نفرت کرتا ہوں میں بھی تم سے، تمہارے عشق میں پاگل ہو کر یہ سب نہیں کر رہا اس لیے مجھے یہ نخرے دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ تم شہزادی ہوگی خان حویلی کی مگر امان شیرازی تمہیں اپنے پیر کی جوتی جتنی اہمیت بھی نہیں دیتا۔ نکاح تو تمہارا مجھ سے ہی ہوگا کیونکہ تم میری منگ ہو۔ امان شیرازی کو کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں کہ اس کی منگ اس کے دشمنوں کے نام لگائی جائے۔ امان شیرازی کے نفرت میں ڈوبے زہریلے الفاظ سومل کو ساکت کر گئے تھے۔ اس کو اپنی کلائی ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی، گردن پر محسوس ہوتی اس کی گرم سانسوں سے اسے وہ حصہ جلتا محسوس ہوا تھا۔ سومل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال پر بکھر رہے تھے جب اس شخص نے نہ جانے کیوں رحم کھاتے سومل کی کلائی آزاد کر دی تھی۔ آئندہ میرے بارے میں یہ فضول الفاظ استعمال کرنے سے پہلے ایک بار سوچنا ضرور۔ تم مجھ پر تھوکنا پسند نہیں کرتی مگر آگے چل کر مجھے ہی منہ لگانا پڑے گا اس لیے سوچ سمجھ کر الفاظ چناؤ کرنا میرے سامنے۔ اس شخص کے ادا کیے گئے جملوں پر سومل کو اپنے کانوں سے دھوئیں نکلتے محسوس ہوا تھا۔ وہ گھٹیا ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا کا بے شرم بھی تھا۔ سومل اسے لال ہوتی آنکھوں سے دیکھتی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی کلائی پر امان کی انگلیوں کے نشان جم کر رہ گئے تھے۔ وہ واقعی اب اس کے سامنے کچھ بول نہیں پائے تھے۔ میں نے فون صرف یہ پوچھنے کے لیے کیا تھا کہ آپ کا فیورٹ کلر کون سا ہے؟ مجھے ہماری شادی کا لہنگا اسی کلر میں خریدنا ہے۔
चंद सेकंड लगे थे उसे दरिंदे से वापस इंसान बनने में। कुछ देर पहले अंगारे चबाने वाला इस वक्त नहायत ही मुहज़्ज़ब इंसान बना उससे पूछ रहा था। सुमल का दिल चाहा था उसका मुंह नोच ले। तो इसका मतलब आप मेरी पसंद का कलर पहनने को तैयार हैं? सोमल के हसीन चेहरे की जानिब देखता वो उससे दोबारा सवाल पूछ रहा था, मगर सोमल उसकी जानिब देखने के भी रवादार नहीं थे। जो जवाब देना तो दूर की बात, जब उसी लम्हे हॉल कमरे के एक दरवाजे पर दस्तक हुई थी। शायद बाहिर अमान शराजी के यहाँ होने की खबर पहुंच चुकी थी। सारे दरवाज़ों को ज़ोरदार आवाज़ में खटखटाया जा रहा था। लॉक तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, मगर किसी से भी वो दरवाजे नहीं खुल रहे थे। मैं अब चलता हूँ, बहुत जल्द मुलाकात होगी। उसके मुंह पर धुआं छोड़ते अमान शराजी वहां से जाने को पलटा था। बस यही कुछ थी तुम्हारी हिम्मत। दरवाजे पर दस्तक होते ही दुम दबाकर भाग रहे हो। सारी जिंदगी हुआ हो गई हो तुम्हारी। तुम जैसे मर्दों का जोर सिर्फ औरतों पर ही चलता है। वो जैसे ही वहां से हटने लगा था, सोमल के नफरत में डूबे अल्फाज उसके कदम रोक गए थे। वो उसे जानबूझकर रोकना चाहती थी। वो समझ गई थी कि उस शख्स में बहुत ज्यादा आकड़ है। वो उसकी बात सुनकर रुक जाएगा। वो अनकरीब उसके भाई दरवाजे का लॉक तोड़कर अमान शराजी को पकड़ लेंगे। मगर ये अल्फाज अदा करते उसे खौफ भी महसूस हुआ था कि कहीं यह शख्स फिर से अपने दरिंदगी भरे अंदाज में वापस न लौट जाए। तो तुम चाहती हो मैं मज़ीद कुछ देर तुम्हारे पास रुकूं? रियली? अमान शराजी जानबूझकर खुशगवार हैरत का इजहार करते उसकी जानिब पलटा था। वो चलता हुआ उसके नहायत करीब आन खड़ा हुआ था। तुम्हारे भाई सारी उम्र पे लगा देना तो भी मेरी इजाज़त के बगैर इन दरवाज़ों को नहीं खोल पाएंगे, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहते हो कि मैं कुछ देर मज़ीद तुम्हारे पास ठहरूं तो मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। उसके कान के करीब सरगोशिया लहजे में बोलते वो वही सोफे पर उसके करीब बैठ गया था। सोमल एकदम उससे दूर होती दूर जा खड़े हुए थे और ख़ुद को जी भरकर गालियों से नवाजा था। प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, उसे यकटू को अपनी जानिब देखता पाकर आखिरकार सोमल ने जिद छोड़कर उसे जाने को बोला था। उसके यूं हार मानने पर मान के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी, जिसे वो अगले ही लम्हे छुपा गया था। सोमल ने दूर बैठे उसे घूरा था। वो समझ नहीं पाई थी कि ये शख्स मुस्कुराया था या ये इसका कोई वहम है। बाहर अभी भी वैसे ही दरवाजे पे ज़रबें लगाई जा रही थी, जैसे आज दरवाज़ा तोड़ डालेंगे। आइंदा मेरी शान में गुस्ताखी करने से पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि जिनके बलबूते पर तुम इतना उछल रही हो वो इस सैकड़ों गार्ड से घिरी हवेली में तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पा रहे। तो जब तुम मेरी दस्तरस में आओगी तो भला ये कैसे बचा पाएंगे तुम्हें? बहुत जल्द मेरी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी खूबसूरती ने अमान शराजी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। इस खूबसूरती को सराहना चाहता हूँ मैं। अमान शराजी अपनी बेबाक गुफ्तगू से उसका चेहरा लाल करता उसकी फरियाद पर वहाँ से निकल गया था। वो 4 नंबर वाले दरवाजे से निकला था, जो उसके सामने जाते ही की फ़ौरन खोल दिया गया था और उसके बाद वापस से लॉक हो चुका था। सोमल साकत सी खड़ी ये सब देख रही थी। बाकी दरवाजे अभी तक नहीं खुले थे। पूरे 5 मिनट बाद एक साथ सारे दरवाजे खुले थे और उसके भाई और गार्ड्स असला उठाए अंदर दाखिल हुए थे। मगर वहाँ सिर्फ सोमल को खड़ा देख वो हैरान हुए थे। अदा साईं, सोमल ने रोते हुए जुनैद के सीने पर लगते उसे सारी बात बता दी थी कि वो कैसे दरवाजे खोल कर निकला था और कैसे उसे हरासा किया था। जुनैद का खून खोल उठा था। आज तो मैं इस घटिया शख्स को मार कर ही वापस आऊँगा। अपनी हद से बहुत बढ़ गया है ये। जुनैद सोमल के माथे पे बोसा देते अपने सीने में भींच गया था। वो शख्स जानता था कि खान हवेली वालों की कमज़ोरी सोमल खान अफरीदी थी, इसलिए वो सबसे पहले उसे ही अपना मोहरा बना रहा था। सोमल को वहाँ आते ख़वातीन के हवाले करता जुनैद बाकी सबको लिए वहाँ से निकल गया था। अम्मा साईं, वो बहुत बुरा इंसान है, प्लीज़ भला बचा लें मुझे उससे। सोमल नाहिद बेगम की आगोश में छुपते खुद को अमान शराजी की निगाहों से पाक करने की कोशिश करने लगी थी। उसे अब भी महसूस हो रहा था कि जैसे वो उसे कहीं से देख रहा है और उसकी वो लाल आंखें अब भी सोमल के वजूद पर गड़ी हुई हैं। कुछ नहीं होगा मेरी शहजादी को। उसे मजबूती से अपने सीने में भींचे नाहिद बेगम की आंखों से भी आंसू बह निकले थे। उनमें से कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जिस सोमल खान अफरीदी को हमेशा हथेली का छाला बनाकर रखा गया था, उसकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं देखे थे। उसे यूँ शिद्दत से रोते देखना पड़ेगा। मगर ये भी सच था कि कभी किसी से ना डरने वाली खान हवेली की नखरीली मकरूर शहजादी अमान शराजी से बुरी तरह सहम चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा नाजुक थी। रोने और टेंशन लेने की वजह से शाम तक वो गहरे बुखार में तप रही थी। जुनैद खान अफरीदी और बाकी सबको अब्बास अफरीदी ने वापस बुलवा लिया था। दूसरी जानिब अमान शराजी तक सोमल के बीमार होने की खबर पहुंच गई थी। तुम्हें इतना नाजुक नहीं होना चाहिए सोमल खान अफरीदी, वरना अमान शराजी के साथ गुजारा नहीं हो पाएगा तुम्हारा। अमान शराजी आसमान पर जगमगाते सितारों को घूरते अपनी होने वाली बीवी से मुखातिब था। उसने अपने ख़ास आदमी को कॉल करते खान हवेली में सोमल की जानिब मेडिसिन भिजवाई थी, जो आज खान हवेली में लगी आग पर मज़ीद तेल जल्दी का काम कर गई थी।